Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss DSSB PGT Physics female question paper that was held on July 2018 and this is my fourth video. इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. You can see that video on playlist. There is a separate playlist of DSSB PGT Physics female 2018 एग्ज़ाम. इसके बाद 2021 वाला भी हम सॉल्व करेंगे एंड देयर विल बी अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर इट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and watch that playlist first, first 3 parts and then this video, and we have discussed there some questions and this is our fourth video. Now let's move to our question number 11. क्वेश्चन नंबरिंग पे मत जाइएगा बिकॉज आगे पीछे है ये, ठीक है. तो इफ़ अ बकेट वेटिंग 1 kg इज़ लोअर्ड एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बाय अ स्ट्रिंग assumed to be massless by a distance of 4 मीटर, the work done by the string will be. तो इसमें बेसिकली क्या पूछा हुआ है, एक बकेट है. सपोज मैंने ये बकेट को ऐसे बना दिया है. बकेट है, इसका वेट 1 kg है, तो इसका वेट नीचे को एक्ट करेगा mg. इसको ऊपर से रोप से बांधा हुआ है, तो रोप में टेंशन होगी T, ठीक है. अब क्या होगा, रोप से क्या करते हैं हम, जैसे वेल है उसमें से पानी को ऊपर की तरफ लेंगे, लेकिन इसमें उसने क्या कहा है, इफ़ अ बकेट वेटिंग 1 kg इज लोअर्ड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन्स उसको हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ बाय अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से, और कितना डिस्टेंस मूव करा रहे हैं उसे 4 मीटर. तो वर्क डन पूछा है. अब वर्क डन क्या होता है, जितना फोर्स लगेगा मल्टीप्लाई में डिस्टेंस. फोर्स कितना, फोर्स हमें किसके, वर्क डन किसकी वजह से निकालना है, बाय द स्ट्रिंग. तो फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग लगा रही है. तो वर्क डन क्या होगा, स्ट्रिंग की वजह से फोर्स क्या होगा T. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट सपोज S है. नाउ T जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो जो बकेट है वो नीचे को आ रही है. बकेट इज कमिंग डाउन, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन बिकॉज थीटा बिटवीन T एंड S इज 180 डिग्री. सो कॉस 180 -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, -T इंटू S. सो T कैलकुलेट करेंगे, S कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन कैलकुलेट वर्क डन. कैसे करेंगे, देखो ये एक बकेट है, ठीक है. इसका वेट नीचे को लगेगा mg और ऊपर को एक टेंशन लगेगी T. तो दिस बकेट इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a. सो अब ये नीचे को आ रही है तो mg कंपोनेंट विल बी ग्रेटर देन T. तो क्या आएगा, mg माइनस T. सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन mg माइनस T विल बी इक्वल टू ma, एंड a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2.5 गिवन है. यहाँ से m से m बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा. सॉरी, कैंसिल नहीं होगा, मास 1 kg दिया हुआ है तो मास को हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है. तो मास को हमने 1 kg पुट कर दिया. यहाँ क्या आ गया हमारे पास, g माइनस टी इज इक्वल टू 2.5, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास t क्या आ जाएगा, g माइनस 2.5. जी की वैल्यू हमने 10 सब्सटीट्यूट करी तो 10 माइनस 2.5 हमारे पास टेंशन आ गई 7.5, ठीक है. अब टेंशन आ गई हमारे पास. डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो डिस्टेंस उसने कहा है 4 मीटर मूव करा है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 4, और W क्या है -7.5 इंटू 4. सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30 जूल. सो वर्क डन विल बी -30 जूल. सो ऑप्शन 3 विल बी राइट हेयर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now moving to our next question, what it says, there are two particles of masses 2m and 3m move under the influence of their mutual action and reaction only. No external force is acting on the system. There are उसने क्या कहा है कि एक 2m मास है, एक 3m मास है, दो मासेस हैं, ठीक है. और they are moving under the influence of their mutual action and reaction only. There is no acting force, external force acting on the system. दे एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास. अब ये दो मासेस हैं, इनका कोई सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि वो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहाँ पे लाई करेगा. हमें ये तो पता है सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करता है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, लेकिन
किस पॉइंट पे लाई करेगा ये क्वेश्चन में हमें नहीं बताया है। हाँ, ये गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन देम बीइंग आर, की 2m और 3m के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में हमें एल दिया हुआ है, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें दो मासेस दिए हुए हैं 2m एंड 3m। हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r गिवन है। लेकिन वी नो दैट कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट लाइज टूवर्ड्स, ऑलवेज लाइज टूवर्ड्स अ हैवी मास। तो ये 3m हैवी मास है, तो मैंने cm जो सेंटर ऑफ मास है ये किसके पास बनाया, 3m के पास बनाया। अब सपोज ये 3m से x डिस्टेंस पे है, तो ये 2m और cm के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, r। तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स। अब हमें ये पता है, देखो अगर ये m1 है, ये m2 है, ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है, तो ये कंडीशन होती है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। वही हमने यहाँ पे अप्लाई करी है, m1 2m, r1 इसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस r माइनस एक्स, और यहाँ 3m मास और इससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, मास बोथ साइड से कैंसल आउट हो जाएगा और आएगा हमारे पास 2r माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। सो यहाँ से 2r आ जाएगा 5x के इक्वल एंड x विल कम आउट टू बी 2r बाई 5। अगर हमारे पास x निकल के आ गया तो हमारे पास r माइनस एक्स क्या निकलेगा, r माइनस 2r बाई 5 दैट इज 3r बाई 5। ठीक है, तो मैंने इस पिक्चर को दोबारा यहाँ पे बनाया है, क्या है 2m 3m से जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास पॉइंट का वो क्या था, x था, और x क्या था हमारे पास 2r बाई 5 निकला है, तो वो लिख दिया। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 3r बाई 5। तो नाउ वी नो दैट सेंटर ऑफ मास इज 2r बाई 5 डिस्टेंस फ्रॉम 3m एंड 3r बाई 5 डिस्टेंस फ्रॉम 2m। सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे, आई क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर होता है, तो 2m मास के लिए क्या बनेगा 2m इंटू उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 3r बाई 5 उसका स्क्वायर प्लस 3m। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, तो दोनों मासेस का निकालेंगे, तो 3m और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से 2r बाई 5 का स्क्वायर। तो आई सिस्टम क्या हो गया 2m 3r का स्क्वायर यानी कि 9r का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 3m 4r का स्क्वायर बाई 25। एलसीएम लिया और हमारे पास क्या आ गया ये सॉल्व करके 6 बाई 5 mr स्क्वायर। नाउ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का आ गया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है दैट इज ओमेगा, दैट विल बी एल बाई आई। तो एल आई हमारे पास अभी हमने निकाला क्या है 6 बाई 5 mr स्क्वायर, हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो ओमेगा हमारे पास क्या आ गया निकल के 5l ओवर 6 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी इस टाइप से। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो हेयर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज 5l ओवर 6 mr स्क्वायर। Now see next question. Which among the Kepler law, this is the question, which among the Kepler law of planetary motion would still remain valid had the gravitational force not followed the inverse square variation? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो F इज इक्वल टू जी m1 बाय m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो F की डिपेंडेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे होती है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फॉलोड द इन्वर्स स्क्वायर वेरिएशन को फॉलो ना करे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ना हो, स्क्वायर की जगह 3 हो जाए या और कुछ हो जाए, तो क्या होगा, विच अमंग द कैपलर लॉ वुड स्टिल रिमेन वैलिड। कैपलर ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, तो उन 3 लॉ में से कितने लॉ या कौन सा लॉ स्टिल वैलिड रहेगा अगर ये इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ना हो। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है। इसका आंसर अब हम देखेंगे। देखो
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन को फॉलो नहीं करता है तो सपोज एफ क्या है, जी एम एम ओवर आर क्यूब, आर स्क्वायर होता है बट वो इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो आई हैव पुट आर क्यूब इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर. सो नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर क्यूब. स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर से यहाँ आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एम बाय में आर. यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो v की यहाँ से ये वैल्यू आ गई. टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, 2πr/v. यहाँ पे v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो t आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, यहाँ से देखो r इंटू आर यानी कि r स्क्वायर के. t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है r स्क्वायर के, तो t का स्क्वायर करेंगे तो r का 4 आ जाएगा. तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 4 आ रहा है. यानी कि अगर इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस फॉलो नहीं होती है तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 4 आता है हमारे पास. यानी कि थर्ड लॉ तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि थर्ड लॉ ने क्या कहा था, टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ये चेंज हो गया यहाँ पे. तो थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर मोशन क्या था कि जो प्लैनेट्स हैं दैट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई. सो अगर टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉलो नहीं होता है तो जो प्लैनेट्स हैं वो भी एलिप्टिकल पाथ फॉलो नहीं करेंगे. तो फर्स्ट और थर्ड लॉ तो वैलिड होगा नहीं, तो कौन सा हमारा फॉलो होगा, ओनली सेकेंड लॉ. ठीक है, तो ओनली सेकेंड लॉ ऐसा होगा जो वैलिड होगा अगर इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस नहीं होती है तब भी. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड लॉ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग आर नो वर्क फोर्स. अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें से कौन, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ठीक है, और हमें क्या बताना है, नो वर्क फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो अप्लाई करने से वर्क डन नहीं हो रहा. ठीक है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, वो बताना है. तो फर्स्ट केस क्या उसने बोला है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कैसा पाथ लेता है, सर्कुलर पाथ. और सर्कुलर पाथ में क्या होता है, फोर्स हमेशा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है. और वर्क डन क्या हो जाएगा फिर, अगर एफ और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0. यानी कि फर्स्ट केस में क्या है, वर्क डन 0 होगा, नो वर्क फोर्स होगा. फोर्स तो लगेगा लेकिन वर्क डन नहीं होगा. सिमिलरली सेकंड देखो, नॉर्मल रिएक्शन व्हेन अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्मूथ रोड. अब ये मैन है सपोज, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लगेगा और ये ऐसे आगे को जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे की डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा इज अगेन 90. सो वर्क डन इज अगेन 0. सो वर्क डन इस केस में भी 0 रहेगा. तो P के केस में भी 0 वर्क डन, Q के केस में भी 0 वर्क डन. C क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वजह से बोला. तो देखो जब भी ये टेंशन होती है स्ट्रिंग में, ये बॉब होता है तो मोशन ऐसे होती है, तो जो टेंशन और ये जो आर है इसके बीच में भी हमेशा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री. अगेन वर्क डन क्या हो जाएगा, 0. तो इस केस में भी वर्क डन 0 होता है. 4 देखो, विस्कस ड्रैग ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड मीडियम. इसमें वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि देखो जब कोई बॉडी, ये जैसे फ्लूइड है, इसमें कोई बॉडी ऐसे नीचे को जा रही है, विस्कस फोर्स लग रहा है तो वो उसकी मोशन को अपोज करता है. ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन वो करता है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा, 0 वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क फोर्स नहीं आएगा. तो नो वर्क फोर्स किस केस में आ रहा है, पहले 3 केस में, यानी कि PQR. सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी correct. Now moving to our next question. I hope that question is clear to you. That was a good question. Now see what this question, next question says. A cord is drawn from one end of vertical diameter. A cord is drawn from one end of vertical diameter. ये vertical diameter है, ठीक है, vertical diameter से cord हमने ली और that cord is द इंक्लिनेशन टू द कोड ऑफ द कोड टू द वर्टिकल इज अल्फा. तो ये कोड जो है दैट इज अल्फा, मेकिंग अल्फा एंगल विद द वर्टिकल. सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्लाइड डाउन अलोंग द कोड. अब यहाँ से जो पार्टिकल है
वो ऐसे कोड के अलोंग मूव करके आ रहा है, तो उसको टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, हमें बताना है। जो टाइम है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉट अल्फा, प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा और प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉट अल्फा। क्या होगा? सो कैसे करेंगे? देखो देखो ये O पॉइंट से पार्टिकल A पॉइंट पे आ रहा है अलोंग द कोड। ये जो डिस्टेंस है O से B तक का, ये क्या बनेगा? 2r बनेगा, बिकॉज इट इज़ डायमीटर दैट इज डबल ऑफ रेडियस, सो 2r लिखा मैंने इसको। अगर OB जो है वो 2r है तो OA क्या बनेगा? 2r cos अल्फा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेकिंग अल्फा एंगल विद OA, तो OA क्या आ जाएगा? 2r cos अल्फा। अब फोर्स क्या होगा? देखो इस ये O पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, इस पे फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगा नीचे को mg, और ये एंगल अल्फा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कैसा होगा? mg cos अल्फा होगा। तो फोर्स कैसा होगा? mg cos अल्फा होगा OA की डायरेक्शन में। और फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, सब्सटीट्यूट करा तो m से m कैंसल आउट हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया? g cos अल्फा। तो जब पार्टिकल O से A मूव करके आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी g cos अल्फा, और वो डिस्टेंस OA कितना ट्रैवल कर रहा होगा? 2r cos अल्फा। अब इसको हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्र। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था तो u0, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र, s की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, डिस्टेंस उसने कितना मूव किया? 2r cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? g cos अल्फा इंटू टी स्क्र। यहाँ से cos अल्फा से cos अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी 4r इज इक्वल टू जी टी स्क्र, और t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 4r बाय g। सो यहाँ पे यू कैन इजीली सी दैट t इज डिपेंडेंट ऑन r एंड g बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। सो t जो टाइम पीरियड है, जो पार्टिकल O से A आ रहा है अलोंग द कोड जो आ रहा है, उसमें जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। सो ऑप्शन 3 will be correct here, independent of alpha. This would be the answer. Now moving to our next question. What this question says, a particle of mass small m is moving under the influence of a conservative force. यहाँ पे consecutive नहीं है, conservative force है। ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है इसमें प्रिंट इतना क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन इतने क्लियरली शो नहीं हो रहा है, इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन स्किप भी किए हैं जो मुझे क्लियरली शो नहीं हुए, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो देखो, द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड गिवन बाय f इज इक्वल टू माइनस के आर क्यूब आर कैप। सो ये फोर्स हमें गिवन है और इसमें से एक अल्टरनेटिव बताना है क्या होगा। तो ये चारों ऑप्शन देख के देखो, पहले ही लग रहा है जो फर्स्ट टर्म है ये सब में सेम है, ठीक है, फर्स्ट टर्म चारों ऑप्शन में सेम आ रही है, और क्या आ रही है? हाफ m dr बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो dr बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और राइट साइड पे भी सब में कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या कांस्टेंट होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म तो सबकी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमें फोर्स दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर होता है। सो डी यू क्या आ जाएगा? माइनस एफ डी आर। वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन किया तो डी यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। वी हैव गिवन एफ इज इक्वल टू माइनस के आर क्यूब डी आर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आके के हो जाएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर 4/4 आएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ जो u आएगा वो के आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4 आएगा। सो टोटल एनर्जी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/4 के आर की 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये हमारे पास आएगा, देखो किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास। सो इट इज इन सेकंड ऑप्शन, सो हियर सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1/4 के आर की पावर 4, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा हुआ है देखो, अ बॉल स्ट्राइक्स अनदर बॉल हैविंग 4 टाइम्स इट्स मास। एक बॉल है वो दूसरी बॉल से स्ट्राइक हो रही है, जाके टकरा रही है, और जिससे वो टकरा रही है उसका मास क्या है? 4m।
और जो छोटी बॉल है उसका मास क्या है m, ये m वाली जाके 4m को हिट कर रही है जाके, विच इज मूविंग 4 times its mass and which is moving with 1/3 of its velocity in the same direction। और इसकी जो 4m वाले की वेलोसिटी है वो कितनी है, 1/3 जितनी पहले वाले की वेलोसिटी थी। तो अगर इस वाले की बॉल की वेलोसिटी u है तो ये बड़ी वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी है, u/3। तो m1 यहाँ पे मैंने क्या लिया, छोटा पार्टिकल m, m2 लिया बड़ा पार्टिकल 4m। छोटे वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और बड़े वाले की इनिशियल वेलोसिटी 1/3 u है। दोनों आपस में कोलाइड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इफ़ द इम्पैक्ट रिड्यूसेस द फर्स्ट बॉल टू रेस्ट, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ जाती है, यानी कि फर्स्ट बॉल की फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, 0, यानी कि v1 क्या हो जाएगी, 0। v फाइनल वेलोसिटी, v1 यानी कि फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी, तो v1 क्या हो जाएगी, 0। v2 हमें नहीं पता क्या होगा, बट वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें उसने पूछा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमें v1 v2 u1 u2 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो u1 u2 हमारे पास है, v1 हमारे पास है, बट v2 नहीं है, सो वी विल कैलकुलेट v2 फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 u2, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम क्या थी, देखो इस वाली बॉडी की क्या बनेगी, mu बनेगी, इस वाले की क्या बनेगी, 4m इंटू u/3, ठीक है, 4m इंटू u/3। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसकी तो फाइनल मोमेंटम 0 होगी फर्स्ट वाले की, क्योंकि v1 0 था। सेकेंड वाले की फाइनल मोमेंटम क्या होगी, मास 4m इंटू वेलोसिटी फाइनल v2, तो 4m v2। सो यहाँ से इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 7/3 mu आएगा, इधर 4m v2 आएगा, m से m कैंसल, सो v2 विल कम आउट टू बी 7u/12। अब हमारे पास u1 u2 v1 v2 चारों जो टर्म्स हैं वो हमारे पास हैं, तो हम कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। सो v2 हमारे पास निकल के आया है 7u/12, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। v1 हमारे पास 0 था, नीचे u1 माइनस u2 u माइनस u/3, सब वैल्यूज़ जो दी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 7/8। सो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 7/8। सो ऑप्शन 7/8 यानी कि ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is given a block of mass 2 kg is sliding on smooth horizontal surface। एक 2 kg का ब्लॉक है, देखो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ स्प्रिंग इन इट्स पाथ, इसके रास्ते में क्या होता है, एक स्प्रिंग आता है और उसकी वजह से ये रेस्ट पे आ जाता है, और वो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होता है, 2 मीटर कंप्रेस होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे गिवन है कि इसके रास्ते में ऐसे स्प्रिंग आएगा, वो स्प्रिंग किसी से भी अटैच है, तो ये हमें बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा स्प्रिंग का, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक आ रहा है इधर को, ठीक है, ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और बाद में ये ब्लॉक रुक जा रहा है, यानी कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और बाद में वो स्टॉप हो जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियली उस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होगी, तो जो भी उसकी एनर्जी जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसकी एनर्जी में, जितना भी एनर्जी उसकी लॉस हुई है वो कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं वो वर्क डन करेगी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, ठीक है। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कम्प्लीटली 0 होगी, लेकिन वो एनर्जी गई कहाँ, वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कुछ काम कर रही होगी, तो वो कहाँ स्टोर होगी, जाके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mu² थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी थी, इज इक्वल टू वो किस में स्टोर होगी, जाके
उसके पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। सो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा। मास कितना गिवन है, 2 kg गिवन है क्वेश्चन में। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो। के हमें फाइंड आउट करना है और एक्स कितना कंप्रेस हुआ, 2 मीटर उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सो यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर की दी हुई है उसमें 1 आ रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1/2 होना चाहिए। इफ यू फाइंड any other solution, then you can tell me in the comment box. And if you like this video helpful for your future exams of PGT physics, then don't forget to like, share and subscribe the channel, and please share the video as maximum as you can to your friends so that they can also get benefit from it. Thank you and have a nice day.